क्या आप जानते हैं खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। जी हाँ, ये सिर्फ एक लक्षण है जो बताता है कि आपके गले या फेफड़े में कोई इन्फेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन शर्मा। आज की वीडियो में बात करेंगे खांसी क्यों होती है और कितने प्रकार की होती है और इसे रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और साथ के साथ पहले के टाइम में लोग क्या करते थे खांसी को रोकने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कफ गले और लंग्स के इन्फेक्शन का एक कारण होता है, यानी कि ये दूसरी बीमारी का एक सिग्नल है, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, गलटियों में सूजन, स्ट्रेप थ्रोट, गला खराब होना, कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, लेरिंजाइटिस, स्वर यंत्र में सूजन, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे चिकन पॉक्स या फिर मेल्सिस। पोल्यूशन भी इसका एक कारण हो सकता है। दम घुटना भी इसका एक कारण हो सकता है। पोस्ट नेजल ड्रिप भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। वह स्थिति जब नाक और गले में सामान्य से अधिक बलगम बनने के कारण वह गले के पिछले हिस्से में जमा होकर टपकने लगता है, जिसकी वजह से गले में खराश, बार बार खांसी और गला साफ करने की बार बार जरूरत महसूस होती है। इसके अलावा एलर्जी, अस्थमा, टीबी, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी इसके कारण हो सकते हैं। कुछ मेडिसिन भी ऐसी है जो कि खांसी को बढ़ावा देती है, जैसे कि एसी इनहिबिटर्स। दोस्तों, खांसी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। अपनी खांसी को पहचानना बहुत जरूरी है। नंबर 1 ड्राई कफ, नंबर 2 मॉइस्ट कफ और नंबर 3 वोपिंग कफ। नंबर 1 ड्राई कफ, यह अक्सर गर्म वस्तुओं के ज्यादा इस्तेमाल करने से या लापरवाही से होती है। इसके अंदर मलगम नहीं आता, बल्कि छाती के अंदर कंजेशन महसूस होती है। इसमें फेफड़े चिपकने जैसा महसूस होता है और सिर दर्द भी रहता है। आवाज में भी इसमें साए साए की ध्वनि सुनाई देती है। ये वाली साए साए नहीं, ये वाली साए साए। फिर नंबर 2 पर आता है मोस्ट कफ, जिसे बोलते हैं बलगम वाली खांसी। खांसी के अंदर बलगम आता है। इसमें आराम से और ज्यादा मात्रा में बलगम निकलता है। इसमें अक्सर सूखी खांसी के 2-3 दिन बाद, जब श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की झिल्ली सेंसिटिव हो जाती है, तब ये खांसी शुरू होती है। नंबर 3 पर आती है वोपिंग कफ यानी काली खांसी। यह एक संक्रामक बीमारी है। इसकी पहचान यह है कि खांसते वक्त तो आवाज आती है, लेकिन सांस लेते वक्त अजीब सी वोपिंग की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, खांसी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं बताएगा, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, हर खांसी फेफड़े की बीमारी नहीं होती। दी एसिड कनेक्शन, क्या आपको पता है कि खांसी हमेशा फेफड़े के कारण नहीं होती, कई बार आपके पेट की वजह से भी होती है। जब पेट का एसिड गले तक आ जाता है तो ये गले को इरिटेट करता है, तो फिर आपको उससे सूखी खांसी होती है। अगर आपको रात को लेटने पर ज्यादा सूखी खांसी आती है तो ये एसिड का कनेक्शन हो सकता है। सेकंड फैक्ट, सिरप मिस्टेक, खांसी की सिरप वाली गलती। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि किसी भी मेडिकल पर जाके कोई भी सिरप लाकर पी लेंगे। ये चीज करना बहुत खतरनाक है और आज के टाइम में सबसे ज्यादा लोग ये कर रहे हैं। मेडिकल पर जाकर बोलते हैं कि भैया मुझे खांसी है, मुझे सिरप दे दो, और मेडिकल वाला कोई भी ऐसे उठा कर दे देता है। प्लीज इसको बहुत सीरियस लीजिए। यानी कि आपको सूखी खांसी है तो आपको सुपरसेंट दवा चाहिए, यानी खांसी को दबाने वाली सिरप। अगर आपको बलगम वाली खांसी है तो कभी भी खांसी को रोकने वाली दवा ना ले, उसमें आपको एक्सपेक्टोरेंट दवा चाहिए, यानी आपके गले और फेफड़े में से जो बलगम को बाहर निकाले। अगर आप बलगम वाली खांसी को रोक देंगे तो इसमें क्या होगा कि बलगम जो है आपके फेफड़े में जमा हो जाएगा, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है और जो निमोनिया का कारण बन सकता है, और बच्चों में समस्या बहुत ज्यादा होती है। तीसरा फैक्ट है 3 वीक रूल। मेडिकल साइंस के अनुसार अगर आपकी खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा चल रही है और घरेलू नुस्खों से वो ठीक नहीं हो रही है, तो यह सामान्य वायरल नहीं है, यह टीबी, अस्थमा या फिर किसी गंभीर इन्फेक्शन का संकेत है। इसे इग्नोर ना करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इससे पहले कि मैं आपको खांसी के कुछ इलाज के बारे में बताऊं, चलिए इतिहास के कुछ पन्नों में चलते हैं। क्या आप जानते हैं पहले के समय में खांसी की दवा के नाम पर बच्चों को ड्रग्स दिए जाते थे। साल 1898 के अंदर मशहूर दवा कंपनी बेयर, जो आज भी एस्पिरिन बनाती है, उस टाइम उसने एक दवा लॉन्च की थी, हेरोइन। वही हेरोइन जो आज दुनिया का सबसे खतरनाक नशा है, उस समय इसे कप सपर्सेंट के रूप में बेचा जाता था। डॉक्टर इसे बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित दवा मानते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये मॉर्फिन से कम नशीली है। सोचिए, 1910 तक लोग अपनी खांसी को ठीक करने के लिए
अनजाने में नशे का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद सभी को पता चल गया इसके खतरे के बारे में, फिर ये दवा बैन कर दी गई। 18वीं सदी में यूरोप में टीबी और काली खांसी यानी वोपिंग कफ को ठीक करने के लिए स्नेल्स यानी घोंगे का इस्तेमाल करते थे। लोग घोंगे को तोड़कर उसे शक्कर में मिलाकर एक चिपचिपा सा शरबत बनाते थे। माना जाता था कि घोंगे की लार जो है वो गले को रिपेयर करती है। शुक्र है आज हमारे पास मेडिकल साइंस है, नहीं तो खांसी को ठीक करने के लिए आज के टाइम में भी हम कीड़े खाते रहते। तो अब सवाल आता है कि खांसी कैसे ठीक करें। सबसे पहले खांसी ठीक करने के लिए हमें उसके कारण का पता होना बहुत जरूरी है। मरीज को हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। शरीर की रिकवरी के लिए बेड रेस्ट होना बहुत जरूरी है। खाने के अंदर स्पाइसी फूड, तला भुना खाना बिल्कुल बंद कर दें। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, न्यूट्रिशनल रिच डाइट लेना बहुत जरूरी है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सके। इसके अलावा मैं आपको 2 प्रो टिप देता हूँ। अगर रात को आपको सूखी खांसी होती है तो आप शहद के अंदर काली मिर्च को पीसकर ये चाटे। ये किसी भी सिरप से ज्यादा जल्दी असर करती है। अगर आपको बलगम वाली खांसी है यानी मोस्ट कफ और आपको यह सोने नहीं दे रही तो इसमें एक चीज कर सकते हैं, आप अपने सिर के नीचे 2 तकिए लगाकर थोड़ा ऊंचा होकर सोएं। इससे गले में म्यूकस जमा नहीं होगा और आपको अच्छी नींद आएगी। अगर इन सभी चीजों से भी आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो हमें क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। हमारी मार्केट में कफ के लिए बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन मैं आपसे कुछ शेयर कर सकता हूँ। सभी तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ मेन दवाइयाँ शेयर कर सकता हूँ जो हम कफ के दौरान ले सकते हैं। और हाँ, इसमें मैं किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी ब्रांड को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सूखी खांसी के लिए हम एस्कोरिल डी ले सकते हैं, ग्रिलिंटस ले सकते हैं, ग्रिलिंटस एल ले सकते हैं, सोलविन डीएक्स ले सकते हैं, कफरिल डी ले सकते हैं, एस्थाकाइंड डीएक्स ले सकते हैं, कोरेक्स डीएक्स ले सकते हैं, टस्क्यू डीएक्स ले सकते हैं या फिर बेनाड्रिल डीआर ले सकते हैं। बलगम वाली खांसी के लिए हम ग्रिलिंटस बीएम ले सकते हैं, ग्रिलिंटस बीएम की टैबलेट्स ले सकते हैं, चेरी कफ एलएस ले सकते हैं, एस्कोरिल एलएस ले सकते हैं, एस्थालिन प्लस ले सकते हैं, कफरिल एलएस ले सकते हैं। अगर काली खांसी है यानी वोपिंग कफ है तो हम ग्रिलिंटस सीडी ले सकते हैं जिसके अंदर कोडिन होता है। इनके साथ हम एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं जैसे कि अमोक्सिसिलिन ट्राइहाइड्रेट। अगर पेशेंट को कोल्ड साथ में है तो हम साथ में सोलविन कोल्ड, सुमो कोल्ड या फिर चेस्टन कोल्ड जैसी मेडिसिन भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा ही सीरियस खांसी है या फिर क्रोनिक खांसी है तो डॉक्टर उनमें इंजेक्शंस भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, जैसे सिफ्ट्रैक्सोन हुआ, सिफ्ट्रैक्सोन प्लस साल्बेक्टम हुआ, सिफ्ट्रैक्सोन प्लस टेजोबेक्टम हुआ। इस तरह के कुछ कॉम्बिनेशंस वाले इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर सकता है। याद रखें ये सब मेडिसिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। कोई भी दवाई आप खुद से न लें। किसी भी दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन करोगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर इन सभी तरीकों से भी आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, जैसे कि HIV का टेस्ट कराना चाहिए, ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए, सेप्टम AFB कल्चर टेस्ट कराना चाहिए, पेशेंट को एक्सरे टेस्ट कराना चाहिए। अगर पेशेंट को निमोनिया है तो उसमें डिटेक्ट हो सकता है। पेशेंट को ESR का टेस्ट कराना चाहिए, WBC4 eosinophils का टेस्ट कराना चाहिए। सेहत से जुड़ी आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी हेल्थ टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे अपनी किसी भी बीमारी के लिए कंसल्टेशन चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप कुछ बेस्ट मेडिसिन ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं कफ के लिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर परेशानी है तो फिर आप डायरेक्ट नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।